ठीक है। तो देखते हैं लोग, तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम? हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई दो बिंदु ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और इसको मिला दिया गया। ए का निर्देशांक क्या हो गया? x1 और y1, और बी का निर्देशांक क्या हो गया? x2 और y2। तो प्रश्न क्या कहेगा? प्रश्न ये कहेगा कि हमें ए और बी को इस प्रकार से समद्विभाजित करना है कि एक तरफ m1 हो और एक दूसरी तरफ क्या हो? m2 हो, हिस्सा। और बोलेगा कि ये समद्विभाजित करते हुए हमें क्या करना है? समद्विभाजित करते हुए हमें क्या करना है कि हमें एक बिंदु P निकालना है, x और y, जो इसको m1 और m2 में क्या कर दे? समद्विभाजित कर दे। तो यानी कि इससे मतलब हमें क्या होगा कि हमें x1 y1, x2 y2, m1 m2, ये सारा जो चर राशि है, इसके बारे में हमें पहले से पता होगा। पता होगा ना? और हमें निकालना किस चीज को होगा? x और y को। और हमने ये देखा था कि अगर x निकालना होगा तो x का फॉर्मूला क्या आया था? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। इसके बाद y के लिए क्या आया था? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। यही आया था ना? ठीक है। तो ये हमने इसको निकाल लिया था। अब जो है, और इस पे एक क्वेश्चन भी हमने किया था। तो जो अगला इसमें है, एक दो स्पेशल केस आता है, लेकिन उस पे जाने से पहले एक दो क्वेश्चन और बना लेते हैं, ताकि तुम लोग को पता चल जाए और थोड़ा सा। जैसे कि निर्देशांक निकालना है, अपने पास दिया गया है एक ए। ठीक है। एक ए दिया गया है। ए का निर्देशांक है, मान के चलो -1, 7, -1, 7। और बी का निर्देशांक कितना है? 4, -3। हमें ये निकालना है कि ये इसको कितना भाग में बांट दे? 2:3 में। एक्स और वाई का वैल्यू बताओ कैलकुलेट करके। निकल जाएगा ना? तो इसको 1 मिनट में, 2 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट। एक बार फॉर्मूला यूज करके देख लो लोग, आ रहा है कि नहीं उत्तर सेम सेम। फिर इस फॉर्मूला के आधार पे आगे की चीजें पढ़ेंगे लोग। ये है क्वेश्चन यहाँ पे। -1, 7 है। 2:3 में बांटना है इसको। x, y है। ठीक है। x का 1 आ रहा है, देख लेते हैं हम भी। -3 हो जाएगा। ठीक है, y भी निकाल सकते हो। सब कोई निकाल लेगा। तो करेंगे तो -3 आ जाएगा। और m2, m1, m1 x1 8 आ जाएगा। वीडियो भी नहीं देखी थी, 2 दिन छुट्टी था तो देखना था ना उसको। नहीं देखोगी तो फिर ऐसे समझ में नहीं आएगा ना। समझ में आ रहा है? जब भी अगर क्लास छूट भी जाता है अगर, तो अगर वीडियो हम डाल देते हैं तो उसको एकदम देख लेना है।
नहीं तो चीज़ें बहुत पीछे हो जाती है। तो हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला दिया है कि ये है कि अगर एक ए है और बी है, दो बिंदु है। ए का निर्देशांक है x1 y1, बी का निर्देशांक है x2 y2, और उसको m1 अनुपात कितना आ गया, y का 3 और x का कितना आया, -1। अच्छा, मतलब कि 1,3 आया है ना। ठीक है, देख लेते हैं उस चीज़ को। तो अगर ए का निर्देशांक हो गया x1 y1, बी का निर्देशांक हो गया x2 y2, और m1 अनुपात m2 में बांटना है, तो p का निर्देशांक क्या होगा। तो x के लिए ये फॉर्मूला आता है और y के लिए ये फॉर्मूला आता है। तो हम उसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। तो उसको देख लेते हैं, सबका आ गया क्या सेम सेम। ये हो गया। अब हमको अगर x निकालना है तो हम क्या फॉर्मूला होता है, m2 m1 x2 होता है ना। m2 x1 बगा में m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या हो गया, m1 कितना है अपना 2, और x2 कितना है 4, 8 हो गया। m2 कितना है 3, और x1 कितना है -1, तो -3 हो गया, और 2 प्लस 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 5/5, एक आ गया ना। y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा अपना m1 y2 m2 y1 भागा में m1 प्लस m2। तो m1 कितना हो गया 2, y2 कितना हो गया -3, यानी कि कितना हो गया माइनस, हाँ बोलो। कोई डाउट है तो पूछो। 5, और 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15/5, 3 आ जाएगा ना। यानी कि जो 1,3 है, जो 1,3 है उसने इस ए बी को 2:3 में क्या कर दिया, बांट दिया, है ना। इसको 2:3 में बांट देगा। तो यही अपना इसमें मेन था समझने के लिए। तो ये हमने देखा कि ये कैसे काम होता है। ठीक है, अब जो हम लोगों को ध्यान देना है इसी सूत्र के आधार पर ही, यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं, चाहे इसको लेके चलते हैं उधर। ध्यान देना, इसमें दो गो स्पेशल केस आता है। कोई बड़ा नहीं है, बहुत मतलब कि आसान है, ठीक है ना। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, एकदम आसान सा चीज़ है। इस चीज़ को देखते हैं, देखो। अब मान लो कि अगर यहीं पर ये कह दिया जाए कि हमको इस प्रकार से विभाजित करना है कि दोनों बराबर बराबर भाग में बटे, यानी कि आधा इधर आधा उधर। तो m1 m2 का वैल्यू क्या होगा फिर। अगर बराबर बराबर बांटना है दोनों तरफ तो कौन सा अनुपात लेना चाहिए, सेम सेम। तो मतलब कि एक एक लेना पड़ेगा ना, 1:1 में। हाँ तो वही ना हो जाएगा 1:1। 1:1 कहने का मतलब क्या होगा, 1:1 कहने का मतलब ही क्या होगा कि हम इस हिसाब से बांट रहे हैं कि दोनों तरफ आधा आधा हो जाए, है ना। मतलब कि अगर कोई लाइन है, इतना बड़ा लाइन है, और उसको बोले कि इधर भी जितना इधर, एक एक कहने का मतलब क्या है कि इधर भी एक हिस्सा इधर भी एक हिस्सा, मतलब दोनों तरफ एक एक हिस्सा चाहिए। मतलब कि हमको पूरा लाइन को कुल कितना भाग में बांटना पड़ेगा, दो भाग में। हमने पहले भी देखा था ना, जैसे कि 2:3 में बांटना रहता था तो हम कुल कितना भाग में बांटते थे, 5 भाग में। एक तरफ 2 दे देते थे, एक तरफ कितना दे देते थे, 3। तो यहाँ पे अगर 1:1 में बांटना है, मतलब कुल कितना भाग में बांटना है, 2 भाग में। तो 2 भाग में बांटेंगे, एक तरफ एक तरफ एक, तो 2 भाग में तो दोनों बराबर बराबर बांटेंगे ना। जैसे कि अगर 2:3 रहता था तो हम 5 भाग में बांटते थे, तो पांचों आपस में तो बराबर रहता था ना। फिर उसमें से 2 गो एक तरफ, 3 गो एक तरफ। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि अगर हम 1:1 में बांट रहे हैं तो दोनों तरफ बराबर बराबर बांटेंगे, है ना। तो वही काम करेंगे यहाँ पर, तो 12 बराबर बांट देंगे और फिर आ जाएगा।
अब देखो इसमें अगर हम एक एक इसमें वैल्यू रखेंगे तो अपना फॉर्मूला एकदम आसान बन जाएगा कि नहीं? x2 x1 आ जाएगा। और बनेगा कैसे ऊपर में? ऊपर में अगर देखें हम तो x का वैल्यू ऐसे आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बटा में 2। और y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटा में 2। नहीं हो जाएगा? बताओ। m1 प्लस m2, m1 m2 का ना वैल्यू 1 1 है ना? मतलब कि यही फॉर्मूला को इस फॉर्मूला में हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये तो एकदम आसान है ना? मतलब कि अगर बराबर बराबर बांटना है तो कोई डाउट इसमें दिक्कत ही नहीं है। इसमें किसी को समस्या है क्या? समझ में आ रहा है अनुष्का? ठीक है। तो जब भी अगर बराबर बराबर बांटना हुआ तो ये हम लोग काम करते हैं। दूसरा एक और तरीका होता है। एक और जो मेन केस होता है, ये सब स्पेशल केस है। देखो, जो ऊपर में हमने ये फॉर्मूला निकाला है ना, ये ऊपर वाला जो बड़ा दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, ये जनरल केस है। ये कैसा केस है? जनरल। जनरल का मतलब क्या होता है कि वो सब जगह लागू हो जाएगा। लेकिन जो नीचे वाला फॉर्मूला निकाले, ये क्या जनरल है? सब जगह लागू हो जाएगा? नहीं होगा ना? बताओ। ये जो है ऊपर वाला, ये जनरल है और नीचे वाला क्या है? स्पेशल है कि नहीं? उससे निकला हुआ है। तो ये स्पेशल है, तो स्पेशल स्पेशल जगह प्रयोग होता है। तो इसके लिए स्पेशल जगह क्या था कि दोनों जगह बराबर बराबर बंटना चाहिए। है ना? बराबर बराबर अगर हिस्सा बांटना है तो हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर कोई कहेगा कि इधर भी 3 हिस्सा चाहिए, इधर भी 3 हिस्सा चाहिए, तो हम लोग किसका प्रयोग कर लेंगे? इसका यूज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्योंकि 3 3 का मतलब क्या होता है अंततः? हम लोगों ने देखा था ना, अगर कट सकता है तो काट देंगे। 1:1 ही होता है। हमने पहले भी ये चीज देखा हुआ है। 3 3 का कोई मतलब होता नहीं है। मतलब कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग सिर्फ जब बराबर बराबर रहेगा तभी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या 3 3 के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं। है ना? ऊपर वाला से ही तो निकला हुआ है ये, तो ऊपर वाला क्यों नहीं कर सकते? ऊपर वाला भी कर सकते हैं। ऊपर वाला तो कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि 2:3 में बांटना हुआ, तो इसमें ऊपर वाला यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन क्या नीचे वाला यूज होगा? नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि हमें ध्यान देना होता है। एक और केस बताते हैं। 3 केस है अभी मैंने, मतलब कि ये तो मेन केस था, ठीक है? तो एक और केस है, तो कुल मिला के 3 फॉर्मूला बनेगा। तो हमने एक देख लिया, ये देख लिया। अगला वाला में बोला जाता है कि हमको क्या करना है कि 1:1 में नहीं बांटना है। कितना में बांटना है? k:1 में। कितना में? k:1 में। k:1 का मतलब ये हुआ कि लाइन में अगर हम लोग बांटने जाएंगे तो बोला जाएगा कि एक तरफ के हिस्सा चाहिए। एक तरफ कितना हिस्सा चाहिए? के हिस्सा। के कोई नंबर होगा, m1 का नाम अब के हो गया है। और एक तरफ सिर्फ कितना हिस्सा चाहिए? एक। मतलब कि एक तरफ के हिस्सा चाहिए और दूसरा तरफ सिर्फ एक हिस्सा चाहिए। इसको बोलते हैं k:1। है ना? तो इसमें कैसे फॉर्मूला हो जाएगा फिर? बताओ। एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर? एक्स का वैल्यू हो जाएगा m1 x2 होता है। m1 का वैल्यू क्या है? के है ना? हाँ, तो मतलब कि 1 x1, मतलब कि सिर्फ x1 हो जाएगा। और नीचे में k+1। है ना? और y में क्या हो जाएगा? k y2 प्लस y1 भागा में k+1। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसमें अगर किसी को डाउट है तो बता दो लोग देख के। अब बताओ, ये जो फॉर्मूला हमने निकाला, क्या इस फॉर्मूला में 1:1 लागू हो सकता है कि नहीं?
क्यों नहीं हो सकता है 1:1? एक पहले से 1 है और के को भी 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। के कुछ भी हो सकता है, जिस प्रकार से M1 M2 कुछ भी हो रहा था। कभी कोई बोलेगा कि 5:1 में बांटो, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, किस फॉर्मूला का? इस फॉर्मूला का। सबसे ऊपर वाला का भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं, है ना? कोई कहेगा 6:1 में बांटो, तो यहाँ वही हो जाएगा। एक एक से रह जाता है, मतलब कि दूसरा साइड एक अपना फिक्स रहेगा, वो नहीं बदल सकता है। ये वाला के कुछ भी हो सकता है ना? क्योंकि ये चर राशि है। लेकिन ये वाला सबसे स्पेशल तो कौन है, ये वाला है ना, जिसमें दोनों का दोनों फिक्स हो गया है, 1 1। जिसमें हमने निकाला x1 प्लस x2 भागा 2, है कि नहीं? यानी कि हमने यहाँ पे जो देखा, तीन चीज देखा, तीन तरह का अनुपात देखा। एक देखा M1:M2, फिर देखा K:1, और फिर देखा 1:1। तो ये तीन प्रकार के लिए, इसमें सबसे जनरल तो ऊपर वाला ही था ना? हाँ, वो किसी में लागू हो सकता है। K:1 कुछ कुछ में लागू होगा, और 1 अपना सिर्फ एक ही जगह लागू होगा, बाकी किसी जगह लागू नहीं होगा। इससे जो फॉर्मूला बना हुआ है ना? हम्म। यानी कि मान लो कि अगर हमारे पास कोई 2:1 दिया है, तो हम इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लागू कर सकते हैं? मान लो फॉर्मूला का नाम लिख दिए ABC, कौन कौन सा? ए और बी लागू कर सकते हैं, ए का भी यूज कर सकते हैं, बी का भी, लेकिन हम करेंगे कौन, ए की बी? बी करेंगे, क्योंकि बी आसान हो गया है ना? स्पेशली बनाया गया है। ए से भी सेम उत्तर आएगा, जो उत्तर बी से आएगा वही उत्तर ए से भी आएगा, दोनों उत्तर में कोई अंतर नहीं होगा, तुम लोग बना के देखोगी तो। लेकिन अगर हमको पता चल गया कि हम नीचे वाला बी का यूज कर सकते हैं, तो उसका कर लेंगे। कोई बोलेगा कि इसको 1:1 में बांटना है, तो लागू तो तीनों हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन सबसे आसान कौन सा है? जो फॉर्मूला सी से बना हुआ है, तो सी वाला यूज कर लेंगे सीधे। और कोई बोला कि भाई दू गो है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला कहाँ पे था अपना, हाँ, मान लो कि यही वाला जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, इसमें कोई बोला कि अब हमको इसको 1:1 में बांटना है, तो क्या हम इतना लिखने जाएंगे? सीधे x1 x2 जोड़ के आधा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? -1 प्लस 4/2, तो 3/2 आ जाएगा ना? 7 - 3/2, तो कितना आ जाएगा? 4/2, यानी कि 2 नहीं आ जाएगा? 1:1 में करना होगा तो सीधे कर देंगे। ऊपर वाला वो फॉर्मूला लगाएंगे तो भी उत्तर आएगा। तो ये इसका मीनिंग होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक में? तीनों को देख देते हैं, ध्यान दे दो यहाँ पे। हम लोग के लिए क्या है यहाँ पे? एक लाइन है, ठीक है? ये है अपना बिंदु ए, ये है अपना बिंदु बी। ए का है निर्देशांक x1 y1, और बी का निर्देशांक कितना है, x2 y2। हमें इसको P में निकालना है, और P में निकालना है तो बांटा जा सकता है इसको। तो पहला केस ये हुआ कि हम इसको कैसे बांट रहे हैं, M1:M2 में। तो अगर M1:M2 में बांटेंगे, तो x निर्देशांक क्या आएगा अपना, M1 x2 M2 x1 भागा में M1 प्लस M2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैसे ही M1 y2 प्लस M2 y1 भागा में M1 प्लस M2। दूसरा केस क्या हो गया अपना पास? दूसरा केस ये हो गया कि हम इसको k:1 में बांटेंगे। तो जब k:1 में बांटते हैं, तो यहाँ पे देखो M1 की जगह पे मतलब कि k हो गया, है ना? इसमें क्या हो गया है कि M1 बराबर क्या हो गया है, k हो गया है।
और m2 बराबर क्या हो गया है, 1 हो गया है कि नहीं? तो ये याद रखना है दोनों चीज को, कि यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, m1 बराबर k बन गया है और m2 बराबर 1 बन गया है। तो ये नया फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे ऊपर वाला फॉर्मूला से ही, कि kx2 प्लस x1 भागा में k प्लस 1, और यहाँ पे ky2 प्लस y1 भागा में k प्लस 1। ठीक है। तीसरा क्या हो गया यहाँ पे? तीसरा में अगर हम लोग चलते हैं तो तीसरा ये बोला गया कि एक अनुपात एक में बांटना है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, m1 का वैल्यू भी 1 हो गया और अब m2 का वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया। ये सब स्पेशल केस है। तो जब 1 1 होता है तो फिर अपना फॉर्मूला कैसे बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है x1 प्लस x2 भागा में 2 और y1 प्लस y2 भागा में 2। समझ में आया? तो ये इसका चीज है। ये है अपना कंप्लीट जो इस पे बना हुआ है। मेन तो बस यही फॉर्मूला है ऊपर वाला, जिसको याद रखना है कि नहीं? ये वाला सबसे मेन है। इसी के आधार पे ये तो बस चुटकी चुटकी का खेल आएगा, समझ में आएगा तो तुरंत फटाफट बना देंगे, है ना? नीचे वाला भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला याद रहना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला तो जस्ट स्पेशल केस है। जो जनरल नियम है, अगर जो मेन पॉइंट है अगर वही पकड़ में आ गया तो उसके आधार पे छोटा छोटा पॉइंट नहीं पकड़ लेंगे, वो तो कभी भी पकड़ लेंगे। वो तो बस ऐसे ही दिया गया है, उसका कोई मीनिंग थोड़ी है, दे या चाहे ना दे, लेकिन दे दिया गया है समझाने के लिए। ठीक है। तो अपना हो गया यहाँ तक मेन पॉइंट, यही इसका है विभाजन सूत्र कंप्लीट, फुल्ली कंप्लीट हो गया। अब इसके आधार पे अपना क्वेश्चन का काम है केवल, कि हम लोगों को इसके आधार पे क्वेश्चन क्वेश्चन करना है। तो जो जो इम्पोर्टेंट कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि दो गो बिंदु है, ठीक है ना? अब हम लोग कॉन्सेप्ट समझना होता है, मेनली यही काम होता है। ध्यान से एकदम समझना लोग, ये सब चीज में घबराना नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आएगा तो इसको पूछना है और मेहनत करना है। एक ही चीज होता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्लास छूट जा रहा है कोई अगर किसी का, तो मेहनत करके पढ़ाई कर लिया करो, तभी जाके समझ में आएगा अगला। क्योंकि ये एक कहानी के रूप में चलता है। ऐसा कहानी कि एक शुरू से शुरू होता है और लाइन से चलते जाता है। बीच में का कुछ भी छूटा तो नहीं समझ में आएगा। क्योंकि मैं छपवा तो रहा नहीं हूँ। अगर छाप के रटना होगा तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि चलो भाई आज का छूट गया तो कल का भी हमको रटना ही तो है, कौन सा समझना है। लेकिन अगर समझना चाहते हो लोग, वास्तव में पढ़ना चाहते हैं लोग, ईमानदारी पूर्वक, मन में थोड़ा सा भी ईमानदारी है पढ़ाई के प्रति, तो हमें पहले की चीज़ों को, अगर पहली कोशिश तो ये करना है कि छूटे ना किसी भी वजह से। इन केस छूट गया किसी अनहोनी की वजह से, तो हमको अगला क्लास से पहले पहले एकदम कोशिश करके पढ़ लेना है, उसको अपना वीडियो देख लेना है। समझ में आ रहा है बात है? इन केस अगर छूट जाता है तो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, हम लोग यहाँ पे रटने के लिए नहीं बैठे हैं कि आज कुछ दिए रटने के लिए, चलो आज का नहीं रटे तो कल का, अपना आज से कल का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, कोई पिछला क्लास का ना पढ़ा हो तो आज कुछ भी समझ में आएगा? बताओ, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल है। ठीक है, ये चीज़ नहीं पॉसिबल होता है। मैं जो क्लास वगैरह जब पढ़ने जाता था तो कुछ भी हो जाए, क्लास में जाके जरूर पढ़ते थे। और क्लास इसीलिए मेन मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ टाइम टाइम पे, कि आदमी कम से कम क्लास में दूसरों के चलते आके कम से कम बैठ तो जाता है एक साथ पढ़ने के लिए। क्योंकि पढ़ाई ऐसी ही मुश्किल चीज़ है। आदमी दुनिया में बहुत प्रकार की चीज़ों को याद रखता है, करता है, ये वो सब काम करते रहता है, लेकिन कोई खुद से पढ़ना कभी चाहता है क्या जल्दी जल्दी? बताओ, नहीं चाहता है ना? कोई खुद से पढ़ना नहीं चाहता है।
आसानी नहीं है, आसान चीज नहीं है खुद से पढ़ाई करने के लिए। हमेशा मन ये कहेगा वो कहेगा, दोस्त यार घर परिवार सब कोई ये वो पता नहीं कितनी सारी चीजें कहेंगे। पढ़ाई के लिए कोई जल्दी नहीं करेगा, कोई पढ़ ले या साथ में चलो पढ़ लेते हैं, कोई नहीं बोलने वाला है। तो हम टाइम इसलिए बांधते हैं। यूट्यूब पे इतना सारा पड़ा हुआ है पढ़ने के लिए, कोई पढ़ता है क्या? यूट्यूब पे अधिकतर आदमी जाके गाना सुनेगा, ये करेगा, लेकिन पढ़ाई नहीं करेगा। जबकि वहाँ पे इतना हाई हाई क्वालिटी का चीज़ भी पड़ा हुआ है। मैं जितना पढ़ाता हूँ उससे भी हाई हाई क्वालिटी का चीज़ पड़ा हुआ है, लेकिन कोई पढ़ता है बताओ तो? नहीं पढ़ता है ना? तो ये चीज़ होता है। तो क्लास इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि चलो जो भी पढ़ने वाले हो तुम लोग 4-5 लोग तो कम से कम आ जाती हो, लोग पढ़ती हो। तुम लोगों ने एक साहसिक कदम लिया कि बाकी लोगों से काफ़ी अच्छा कदम लिया कि तुम लोग आके पढ़ लेते हो। मैंने बहुतों को बोला था क्लास में, सब लोग नहीं आया, तुम लोग आ गए, ये बहुत अच्छा किए। लेकिन आना भर पर्याप्त नहीं है, आए हैं तो पढ़ना भी है ना? बात है कि नहीं? तो इस चीज़ को मेंटेन करना है ना? नहीं तो उसके बिना काम नहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना ये? अभी हम लोग पढ़ रहे थे स्वामी विवेकानंद का, इतना वो अपना संघर्ष किए हुए हैं। कोई काम ऐसे ही नहीं हो जाता है। पढ़ाई, समझना, चीज़ों को जानना, और जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम नहीं जाने तो लोग हमें इन इन चीज़ों में बेवकूफ़ बनाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। कोई कोई हिसाब नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो। 7.1 का 7 नंबर बता देते हैं। 7.1 का कॉन्सेप्ट। हाँ तो कॉन्सेप्ट भूलेंगे ना? अभी अभी मैं एक बार बोल देता हूँ तो थोड़ी याद हो जाएगा। देखो एक प्रक्रिया होती है, मेरे बोलने से याद नहीं हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम लोग को अगर ऐसा लगता है कि सर क्लास में बोल दिए तो तुम लोग के दिमाग में छप जाएगा, तो ये भ्रम है, नहीं छपने वाला है। मैं जब बोला तो उसको दोबारा एक बार ध्यान से देखो, और खास करके मैथ में, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन बनाना है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनाना है। विज्ञान में तो फिर भी कहानी होता है, उसको थोड़ा सा याद करके आदमी काम चला सकता है, लेकिन हालांकि कहानी होता नहीं है विज्ञान में। विज्ञान इसलिए मैं कहानी तरीके से बोल रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तुम लोग को रियल दुनिया में देखना, और उस पे उतना क्वेश्चन भी नहीं आता है मैथमेटिक्स के जैसा। लेकिन गणित में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। भाई अगर नहीं समझे तो नहीं बनने वाला है। समझ में आया ना? तो जो कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट भूलोगी तो मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ उसको एकदम ईमानदारी से ध्यान पूर्वक सुना करो और उस पर क्वेश्चन किया करो। ये मत फेरा में रहा करो कि मेरे को समझ में आ गया, ये कोशिश किया करो कि मेरे को कहाँ नहीं समझ में आया और मैं कैसे क्वेश्चन पूछूं। ये ध्यान रखना है, क्योंकि मन कह देगा कि अरे अरे समझ में आ गया, लेकिन वो समझ में आया रहता नहीं है। तो तुम लोग को ये तो भूल के भी नहीं कोशिश करना है कि समझ में आ गया, नहीं आएगा। तुम लोग को ये प्रयास करना है कि मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, फिर उस पर क्वेश्चन पूछना है। जब क्वेश्चन पूछोगी तो उसके हिसाब से जब मैं उत्तर देता हूँ तब जाके उत्तर दिमाग में बैठता है, तब जाके कॉन्सेप्ट बनता है। नहीं तो ऊपर ऊपर से किसी का बोला हुआ बात कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, वो ऐसे ही ऊपर ऊपर रहता है, और ऊपर ऊपर सब गलत काम होता है, और गलत काम के चलते इतना समस्या होता है जिसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? अब देखो, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से क्या हो, समदूरस्थ हो। यही है ना क्वेश्चन? ठीक है, देखो इसका तो बोला गया है कि दो गो बिंदु है अपने पास। ठीक है, एक बिंदु क्या है, 2, -5, और दूसरा बिंदु क्या है, -2, 9। है ना? अब हमें बोला क्या गया है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो।
यानी कि ध्यान ये देना है, ये हम लाइन न मिलाएंगे तो भी कोई दिक्कत है नहीं, इस लाइन को हटा देते हैं मान के चलो अभी के लिए, ताकि तुम लोग को पता चले। ठीक है, ये मान लेते हैं कि एक बिंदु है ए, ये बिंदु है बी। अब हमको एक शख्स पे बिंदु ज्ञात करना है, तो एक शख्स पे बिंदु मान लेते हैं कि कोई पी होगा एक शख्स पे। ठीक है, उसका निर्देशांक कितना ले लें बताओ? 2,5 एक शख्स पे का बिंदु हो सकता है। 2,0 है ना? तो पहला बात तो ये हो गया कि हमको 2,0 लेना पड़ेगा, मतलब कि ऐसा कुछ, मतलब कि हमें ऐसा कुछ लेना होगा जिसमें वाई निर्देशांक क्या हो। क्योंकि बोला है उसने कि एक शख्स पे का बिंदु जो है, मान लो कि अगर हम लोग जो एक्स अक्ष बनाते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, है ना? तो एक शख्स पे कोई बिंदु तुम देख के देखो, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 2,0, 3,0, 4,0, इधर के जाएंगे तो -1,0 होता है ना? यानी कि एक्स अक्ष पे वाई निर्देशांक हमेशा क्या रहेगा? 0। सिंपल सा चीज है। एक्स अक्ष के समानांतर कोई चीज जो होता है, अथवा एक्स अक्ष भी अपने आप समानांतर ही है। जैसे कि ये एक लाइन हुआ, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? वाई बराबर 5। ऐसा ही होगा ना? मैंने पहले ही बताया हुआ है। तो इसमें कैसे बिंदु बनेगा? इसका बिंदु कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, 2,5, 3,5, 4,5। मतलब कि वाई निर्देशांक हमेशा फिक्स होता है। अगर कोई चीज एक्स अक्ष के समानांतर हो तो वाई निर्देशांक हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। और एक्स अक्ष भी उसी में से है एक प्रकार से, जिसमें वाई निर्देशांक फिक्स तो है लेकिन एक स्पेशल वैल्यू है उसका, क्या है? नहीं, एक्स अक्ष पे क्या है? 0। एक्स अक्ष में भी वाई निर्देशांक फिक्स है ना? और वो 0 है। समझ में आया? तो जब भी कोई बोलेगा कि एक्स अक्ष पे का कोई बिंदु का निर्देशांक लिखो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? एक्स कॉमा 0। अब कोई बोलेगा वाई अक्ष पे का बिंदु का निर्देशांक लिखो, तो हम क्या लिखेंगे? 0,y। नहीं लिखेंगे? तो यही यहाँ पे किया गया है कि 2,0 लिखा गया है ना। अब 2 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2 तो एक फिक्स नंबर हो गया ना। बताओ, जो 2 है वो एक फिक्स नंबर हो गया। यहाँ पे क्या बोला गया है? एक अक्ष पर का बिंदु ज्ञात करना है। तो ठीक है कि एक अक्ष पे बहुत सारा बिंदु है कि नहीं? है ना? तो वो कौन सा बिंदु है एक अक्ष पे जो समदूरस्थ रहेगा? तो हमें पता तो है नहीं कि वो कौन सा बिंदु है, कि हमें पहले से पता है? नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो हम उसको मान लेंगे कि ये क्या है? एक्स है। यानी कि एक्स अक्ष पे हम बिंदु लिए हैं पी, तो उसका एक निर्देशांक तो एक्स रहेगा, वो हम निकालेंगे। एक वाई निर्देशांक लेकिन क्या हो गया? 0। क्योंकि उसको तो 0 होना ही पड़ेगा, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता है नहीं, तो वो 0 हो गया। अब दिया क्या गया था कि समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होगा बताओ? हाँ, किससे किससे समान दूरी पर हो। ए और बी से समान दूरी पर हो मतलब, यहाँ पे दिया गया है एक शख्स पर वह बिंदु है, ज्ञात कीजिए, जो -2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। मतलब क्या क्या बराबर होगा इसमें? AP बराबर BP। ये हुआ है ना बात है। मतलब कि जो P है ये समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। मतलब कि ये जितना दूरी पर है A से, उतना ही दूरी पर है किस से? B से। मतलब क्या हुआ कि A और P के बीच का जो दूरी है AP,
वो बराबर होगा बी और पी के बीच की दूरी का भी, यानी कि बीपी के, है ना। अब हम लोग एपी का दूरी नहीं निकाल सकते हैं? दूरी दूरी सूत्र से बताओ। निकाल सकते हैं, और उसी प्रकार से बीपी का भी निकाल सकते हैं, और दोनों को हल करेंगे तो सब चीज तो हमें पता ही है, केवल क्या चीज पता नहीं है? एक्स का मान वो आ जाएगा। और जब एक्स का मान आ जाएगा तो बोला था बिंदु बताइए। तो बिंदु हम कैसे लिखेंगे? एक्स का वैल्यू मान लेते हैं, सॉल्व करने के बाद आ गया 10, तो हम लोग बिंदु क्या बनेगा बताओ? 10,0, तो बनाना है इसको, है कि नहीं? हाँ, इसको बनाना, बस वही बात हो गया। फिर भी अगर सॉल्यूशन में कहीं दिक्कत आएगा, अब मेरे को बना के भेजना है इसको, ठीक है ना? और बताओ, और किसी का कोई डाउट है? और भी कोई क्वेश्चन में डाउट है? तो ये समदूरस्थ का मीनिंग देखना है। देखो, मेन वही बात होता है, क्वेश्चन को समझना। जब लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन में दिया जा रहा है ना, उसको पढ़ के समझना कि समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब कि वो बिंदु समान दूरी पर तो है, लेकिन एक्स अक्ष पर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी होना चाहिए। नहीं तो हमने तो देखा था कि अगर दो बिंदु है, तो दोनों बिंदुओं के बीच में कई को ऐसा बिंदु हो सकता है जो समान दूरी पर हो। अनंत हो सकता है, जो कि लंब समद्विभाजक होता था ना। तो उसी में से ये भी एक होगा, कहीं ना कहीं पर उसी लंब समद्विभाजक पर होगा ये। सिंपल सा चीज है कि नहीं? तो इसको बनाना होगा उसी हिसाब से। ठीक है। और अब साथ साथ में ये सब क्वेश्चन भी बना सकती हो लोग, ठीक है ना? जो मैंने ये वाला पढ़ा दिया है विभाजन वाला, फिर भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अभी बता रहे हैं, ताकि तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और उसके आधार पर फिर क्वेश्चन बना पाओ। बाकी आगे। हाँ हाँ, बोलो। बोलो। अच्छा, बढ़िया है। तो वैसे ही उसको बनाना है, ठीक है ना? तभी जाके को पता चलेगा। बना बना के देखना है। क्या? ठीक है, दूसरा भी बता देते हैं। दूसरा वाला उसी के जैसा ही है, दूसरा के जैसा ही है। दूसरा के जैसा ही बता रहे हैं, क्वेश्चन उदाहरण में है, देखो। अब कभी कभी तुम लोग को क्वेश्चन नहीं बनता है तो उदाहरण देखा करो, उदाहरण में सेम सेम वैसा वैसा रहता है। उसके आधार पर बनाने वाला है, उससे समझ के बना सकती हो लोग। तो दूसरा का उदाहरण देखो, दूसरा का इसमें उदाहरण दिया गया है। उदाहरण नंबर 8। दूसरा का ही सेम उदाहरण है। उसको समझाते हैं। अगर समझ में नहीं आया है तो कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ, तो समझ में आ जाएगा, फिर बनाना। वे एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है, मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और क्वेश्चन खुद बनाना है। दिया गया है कि बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताओ मेरे को, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। एक लाइन है ना? हमको अगर इस लाइन को 5 भाग में बांटना है, तो हमको कई गो बिंदु का जरूरत होगा बीच में? 4 गो ना? अगर 4 गो बिंदु लगा देंगे तो 5 भाग में बट जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 भाग में बट गया ना ये। यानी कि अगर हम किसी लाइन को अगर एन हिस्सा में बांटना है तो कई गो बिंदु लगाना पड़ेगा? कितना? अरे इसको 5 भाग में बांटना था तो कई गो बिंदु लगाना पड़ा है? n-1, सिंपल। अब n कुछ भी हो सकता है। n की जगह पे कोई बोलेगा कि 10 भाग में बांटना है, तो कई गो बिंदु लगा देंगे बीच में? 9 गो। 9 गो लाइन मार देंगे, है ना? तो इस प्रकार से हमें समझ जाना है कि जब भी किसी चीज को बांटने का बात आए, कोई बोला कि इसको 1000 भाग में बांटना है, तो आप बताइए कई गो बिंदु लगाइएगा बीच में, कई गो लगाएंगे?
999 को लगा देंगे तो 1000 भाग में बट जाएगा। सिंपल सा चीज है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना होता है। तो एक होता है, तो ये मतलब हो गया कि मतलब कि अगर हमको लाइन बाई लाइन ऐसा दिया रहेगा तब। दूसरा एक और कॉन्सेप्ट होता है कि मान लो कि हम हमारे पास एक जगह है, इतना जगह है। एक और जैसे कि कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि ये क्वेश्चन तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट पर ही है। एक और कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कि होता है कि जैसे कि रास्ता बनाना है एग्जाम्पल के लिए, कि अगर ये रास्ता हो गया ये बनाने के लिए, तो बीच में से दो गो बिंदु का जरूरत पड़ा ना। समझ में आ रहा है? अगर तीन रास्ता बनाना है, अगर दो गो रास्ता बनाना है तो कई गो बिंदु का जरूरत पड़ रहा है? तीन गो का, है ना? चार गो का। इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट भी है यहाँ पे, अगर तीन रास्ता करना है तो ये तो अलग हो गया कि अगर हमको बीच में से ऐसा रास्ता निकालना है, कोई दिया नहीं गया है, तो फिर हमको कई गो लाइन खींचना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से एक दो तीन चार गो अगर लाइन खींचेंगे तो तीन गो रास्ता बनेगा, है कि नहीं? और ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट था। ऊपर वाला क्या था कि अगर एक लाइन है और उसको हमें बराबर बराबर अगर पांच भाग में बांटना है तो चार को बीच में लाइन मारना पड़ेगा। उससे हो जाएगा ना? इसमें किसी को डाउट? बताओ। ठीक है। अब अगर इसमें अब डाउट नहीं है तो अगला बात आता है यहाँ पे। क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि तीन, एक लाइन है अपने पास ए बी, एक ए बी एक लाइन है। बोला गया है कि ए बी का निर्देशांक भी दिया गया है। क्या चीज? दो कोमा माइनस दो, और एक क्या चीज दिया गया है? -7 कोमा 4 निर्देशांक दे दिया गया ना। अब बोला है कि इसको रेखाखंड कितना विभाजित करते हैं? इसको समत्रिभाजित किया गया है। समत्रिभाजित का मतलब क्या हो गया बताओ तो? दो बराबर कैसे? त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। हाँ, तो ये द्वि नहीं है ना, त्रि है ना। त्रिभाजित करना है। सम त्रिभाजित। अगर सम द्विभाजित कहता तब तो आसान हो जाता ना। अगर सम द्विभाजित करने के लिए कह देता, तीन भागों में बांटना है, और तीन भागों में बांटना है तो कई को बिंदु आएगा? दो को बिंदु आएगा यहाँ पे। इधर मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, क्योंकि सम त्रिभाजित करना है। हाँ, अब वही बता रहे हैं। अभी अभी रुक जाओ एक मिनट। अगर सम द्विभाजित करना था तो हमने देखा था, ये जो हमने पढ़ा था, फॉर्मूला बनाया है 1:1, ये किसके लिए है? सम द्विभाजित। मतलब कि एक लाइन को बराबर बराबर में बांट देगा। अगर 1:1 में बांटेंगे मतलब क्या कर दिए उसको हम लोग? सम द्विभाजित, है ना? लेकिन हमें द्वि नहीं करना है, हमें त्रि करना है। तो जब हमें त्रि करना है तो हमने उसको ऐसे बांटा। लेकिन उसी के आधार पे अब त्रि करना है तो हमसे ये पूछा गया कि P का भी निर्देशांक बताना है, Q का भी निर्देशांक बताना है। बता देंगे कि नहीं बता देंगे? बताओ तो। P का जब निर्देशांक बताने जाएंगे तो M1 M2 क्या होगा? जब P बताना होगा तो बोलो जल्दी। M1 M2 क्या हो गया? निर्देशांक निकालने के लिए M1 M2 चाहिए ना। अरे इसको तीन भाग में बांटे हैं। पी के साइड में, पी 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 कैसे बांट रहा है इस लाइन को? एक तरफ कितना हिस्सा, दूसरी तरफ कितना हिस्सा? पी के एक तरफ कितना हिस्सा, दूसरी तरफ कितना हिस्सा, बताओ जल्दी। एक अनुपात दो। सिंपल। यानी कि जब पी का निर्देशांक निकालना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? M1 M2 1:2। और जब क्यू का निकालना होगा तो क्या यूज करेंगे? M1 M2।
1:2 कैसे? अब इधर 2 हो गया ना, तो 2:1 है कि नहीं? तो मेन ये पॉइंट था इसमें M1 M2 निकालना, कि जब भी हमको बांटने के लिए दे दिया गया, तो अब हम जब भी निर्देशांक निकालने जाएंगे, तो कब एक बार इसका यूज कर लेंगे M1 M2, एक बार इसको यूज कर लेंगे M1 M2, आ जाएगा। इसी आधार पे ये भी बोल सकता था कि एक लाइन है, उसको बोलता कि इसको 7 भाग में विभाजित किया गया है। कितना भाग में? 7 भाग में। तो 6 को चाहिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भाग में कर दिया गया है। अब बोलता है इसको 7 भाग में, मतलब कि बोलता कि एक लाइन है ए, ये लाइन है बी, इसको 7 भागों में विभाजित किया गया है। A1, A2 ये सब नाम हो गया इसका, A3, A4, A5, A6। अब बोल देता हमसे कि आप A5 का निर्देशांक बताइए। तो A5 का निर्देशांक के लिए M1 M2 क्या लेते हैं हम? 5:2, बस। और ये भी हमको दिया रहता है निर्देशांक, है ना? तो मेन बात है ये निर्देशांक निकालना है, तो फिर इसको भी बना के देखना है, उत्तर आ जाना चाहिए। और बताओ क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन किसी ने ट्राई किया हो तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के बेसिस पर ही था। ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब मैं बताऊंगा, क्वेश्चन खुद से बनाओ, बना के जो भी बनाओगे लोग ये सब फिर भेजना भी है। हम देखते भी रहेंगे तुम लोग बना रही है कि फिर ऐसे ही बोल दे रही है। मेरे को किसी पर भरोसा होता वैसे भी नहीं है। तो बना के भेजना होगा क्वेश्चन। नहीं बनाएगी लोग, तुम लोग को भी अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना? अब देखो, अभी तक जो था, अभी तक जो हम लोग का क्वेश्चन रहता था, हमने जो देखा इसमें सब कैसा रहता था कि दो बिंदु दे दिया गया है, और हम लोग को क्या कर रहे थे उसमें, अन्य बिंदु, और M1 M2 दे दिया जाता था, दे दिया जाता था ना। किसी न किसी प्रकार से M1 M2 हम लोग निकाल ले रहे हैं कि नहीं निकाल ले रहे हैं? निकाल ले रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या चीज निकाल रहे हैं? निर्देशांक, P का या Q का, चाहे किसी भी चीज का, है कि नहीं? अब दूसरा बात यह है, दूसरा बात ऐसे निकालने के लिए रहेगा कि हमसे जरूरी नहीं है कि हमारे पास ये दे ही दिया जाए, लेकिन इसको, तुम लोगों ने ये पढ़ लिया है क्या? दूसरा या तीसरा चैप्टर गणित का, जिसमें है दो रेखा का समीकरण, दो चरों का रैखिक समीकरण। 9th क्लास में? अच्छा, त्रिकोणमिति वाला। अच्छा अच्छा, पढ़ लो, वो मैं ही पढ़ाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है फिर तो उसके आधार पे ही ये फिर ये करना होगा, क्योंकि उसका उपयोग होगा इसमें, और जो क्वेश्चंस है ना उसको बनाने के लिए उसका इसमें प्रयोग होगा। नीचे और भी क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा है, उस हिसाब से सोचने वाला। 10 क्वेश्चन है इसमें अभ्यास में, 7.2 में। सब देखो, एनसीईआरटी का ये रहता है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट रहता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है बहुत ज़्यादा ना, तो उसके लिए घबराना भी नहीं है। लेकिन इसमें एक एक क्वेश्चन में जो जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको समझ के ध्यान में रख लिए तो हो गया काम। दिक्कत फिर किसी चीज़ का नहीं है। समझ में आया ना? किसी चीज़ का फिर दिक्कत नहीं है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं अभी करके दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि ये दिया गया है ना इसमें, इसमें ये दिया गया है कि दो गो बिंदु है, दो बिंदु है अपने पास। क्या बिंदु है? -3, 10 एक का निर्देशांक है, -3, 10, और दूसरे का निर्देशांक कितना है? 6, -8। ठीक है। और बोला है कि इस रेखाखंड पे पहले ही से एक बिंदु दे दिया गया है, क्या चीज?
-1, 6। समझ में आया? हम्म। अब हमसे पूछा क्या गया है कि M1 M2 का वैल्यू बताओ, कि ये जो बिंदु है -1, 6, ये इसको किस अनुपात में बांट रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? मतलब कि यहाँ पे हमसे निर्देशांक नहीं निकलवाया है। यानी कि हमको पहले क्या होता था, हमको M1 M2 दिया रहता था और P का निर्देशांक हम लोग निकालते थे। ऐसा ही होता था ना? बताओ। अभी क्या हो गया, इसके उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि भाई M1 M2 नहीं दिया है, XY दे दिया है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं इसको? उसी पर रखेंगे। रखेंगे तो देखो होगा क्या, ये ध्यान देना है। फॉर्मूला में देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग। हम लोग को पता है कि हमने फॉर्मूला क्या याद किया है, एक्स बराबर क्या रहता था, M1 M1 X2, M2 X1, अब भागा में M1 + M2, यही रहता था ना? अब मान लो कि हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं, तो रखने जाएंगे तो बताओ तो क्या बनेगा, एक्स का वैल्यू क्या आएगा? -1। M1 का वैल्यू पता नहीं है। X2 कितना होगा, X2? 6, यानी कि 6M1 हो जाएगा। फिर बताओ, M2 का तो पता नहीं, X1 कितना होगा? -3 होगा ना? यानी कि 6M1, और ये कितना बन गया, -3M2। बना कि नहीं बना? और इसको इधर गुना कर देंगे तो -M1 - M2 बराबर 6M1 - 3M2। इधर ले आ देते हैं सबको, तो 7M1 और कितना M2, -2M2 बराबर 0। तो ये बन गया अपना एक इक्वेशन, बन गया ना? इसी प्रकार से हम लोग y वाला भी प्रयोग कर लेंगे। तो y बराबर क्या है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 भागा में M1 प्लस M2। इसको रखेंगे तो यहाँ पे एक और रिलेशन आएगा, हैं? 7M1 ऐसे हो गया। हमको इसको कैलकुलेट करना है, तो हम इधर में जो इक्वल के बायां तरफ है, जो इधर साइड है बाएं तरफ, तो बाएं को दाएं तरफ लेके गए, तो इधर 0 कर देते हैं, उसको सबको उधर ले गए। तो पहले से था ये, उधर से और आ गया, तो +M1 आ जाएगा ना, और +M2 आ जाएगा ना, तो 0। 6M1 में +M1 एक और जुड़ेगा, तो 7M1। -3 M2 में से एक M2 घट जाएगा, तो -2M2 बचेगा। यही था, है ना? है कि नहीं? समझ में आया कि कोई डाउट है? हैं? ठीक है। तो ये हो गया अपना, यानी कि ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। यानी कि इधर एक रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला है, एक रिलेशन यहाँ भी निकाल लेंगे वाई का सॉल्व करके। दो अलग अलग रिलेशन आएगा, और दोनों का M1 M2 आपस में पुट करके फिर दोनों का अपना अपना वैल्यू निकाल लेंगे। जिस प्रकार से यहाँ एक्स वाला फॉर्मूला यूज करके हमने ये निकाला यहाँ पे कि 7M1 - 2M2 बराबर 0, वैसे ही वाई वाला में जब रखेंगे सब वैल्यू, तो फिर से एक इक्वेशन आएगा, एक समीकरण आएगा, और दोनों समीकरण का आपस में प्रयोग करके निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन बनाना, ये है 7.2 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसी के जैसा पांचवा नंबर क्वेश्चन भी है, तो उसको भी निकाल सकते हो तुम लोग।
इसको बनाना है। अगर डाउट आएगा तो बना के जहाँ भी फंसे रहोगे उसको भेज देना, उसको फिर सॉल्व किया जाएगा। देखा जाएगा कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है ना? हाँ बोलो। हम्म। नहीं, अलग क्यों होगा? दोनों के लिए सेम है। नहीं नहीं, अलग नहीं होगा भाई, दोनों के लिए सेम होगा। पहले पहले अलग रहता था क्या M1 M2 दोनों के लिए? फिर तो इसमें भी अलग नहीं होगा, इसमें भी सेम आएगा। रिलेशन अलग आ सकता है, यहाँ पे दो गो रिलेशन आएगा, दोनों का संबंध अलग अलग आएगा। एक संबंध हमने यहाँ पे बनाया है ना, ये वाला संबंध है। अभी वैल्यू थोड़ी निकला है, ये संबंध बना ना कि M1 M2 में ये संबंध है। वैसे ही यहाँ भी एक संबंध बनेगा, उसको देखना होता है। जैसे कि देख लेते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, अगर सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। y के लिए क्या होगा? y का वैल्यू क्या है? 6 है ना। M1 कितना है? M1 को M1 रहने देते हैं, और y2 कितना है? -8। फिर M2 को M2 रहने देते हैं, और y1 कितना है? 10। और भाग दे देते हैं M1 प्लस M2 से। M1 M2 एक्स वाई के लिए बदलेगा नहीं, सेम रहेगा वो। यहाँ से करेंगे तो -8 M1 प्लस 10 M2। ये M1 प्लस M2 हो गया। ये बराबर अच्छे से रख देते हैं यहाँ पे। अब इसको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम नीचे, तो ये क्या आएगा? ये यहाँ से आ जाएगा 6M1 प्लस 6M2 बराबर -8M1 प्लस 10M2। अब हम इसको इधर ला देते हैं, सबको इधर ला देते हैं। तो 6M1 में 8M1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8×6 = 14। और 10 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा ना। अब इसमें 2 से हम लोग भाग भी दे सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 7M1 - 2 M2 बराबर 0। सेम आ गया इक्वेशन ना, जो वहां पे था, जो ऊपर में था वही यहाँ पर भी आ गया, तो सेम इक्वेशन आ गया। अब हमसे ये बोला क्या था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो देखो यहाँ से 7M1 बराबर किए 7M1 - 2M2 बराबर क्या आ गया है? 0। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 7M1 बराबर 2M2 लिख सकते हैं। और M1 भागा में M2 बराबर क्या लिखेंगे बताओ? दो भागा में 7 लिखेंगे ना। नहीं देखो, 7/2 नहीं आएगा, 2/7 होगा। हाँ तो M1/M2 किए हैं, फिर इधर से M2 नीचे आएगा तो उधर से उधर देख लो, तिरछा तिरछी गुना करके देख लो। 2/7 आएगा, उसको आराम से अच्छे से करना होता है, इसको उल्टा नहीं करना है, ठीक है ना? क्यों ऐसा हुआ? सिंपल सा तो नियम है ना यहाँ से, कि M1 इधर था पहले, उधर से M2 आएगा तो नीचे आएगा, और यहाँ पे पहले से 2 था, उधर से 7 आएगा तो वो नीचे जाएगा, है ना? उधर भाग में था तो उधर गुना में, उल्टा इक्वल की तरफ जाएगा। तो यानी कि अनुपात क्या आ गया? 2 M1 M2 का 2:7। ये आंसर हो गया M1 M2 का। समझ में आया? हमको अनुपात निकालना था, यानी कि हमको y का भी जरूरत नहीं पड़ा, एक ही से हो जाएगा। लेकिन हमने देख लिया कि दोनों का समीकरण सेम है, और दोनों से एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। इसमें कोई डाउट? हम्म। तो ये यहाँ तक का अपना हो गया। और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, 7.2 कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद और एक कंसेप्ट बाकी है, फिर ये खत्म हो जाएगा। और वो कंसेप्ट तो एकदम आसान है, अगला क्लास में मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, तो अगला क्लास में मतलब कि कल, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाकी तुम लोग क्वेश्चन बना सकते हो, मैं एक क्या क्या पूछ रही थी?